नमस्कार, मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भव्य भारत न्यूज। आज हम कुछ स्वास्थ्य से संबंधित भ्रांतियों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है श्री श्री 1008 चैतन्य अविनाशी परम अभ्यासी बाबा श्री रतन जी महाराज। आप बहुत आध्यात्मिक गुरु हैं और उसके बाद आपने अध्यात्म के साथ साथ वैद्य आयुर्वेद पर काफी अध्ययन किया है और ऐसे असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं जिससे लाखों लाखों लोग फायदे में हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। आज हम उसी पर चर्चा करते हैं कि जो बीमारियां हो रही जैसे क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसमें हम किस तरह की सावधानी रख करके इससे निजात पा सकते हैं और बाबा जी का जो अध्ययन है उससे जन सामान्य कैसे उसका लाभ उठा सकता है। बाबा जी प्रणाम। आप बताएं कि जो जिस तरह की बीमारियां आजकल क्रॉनिक डिजीज हो रही हैं और छोटे छोटे उपाय को लेकर के चर्चा हो रही है कि उसके अगर उपाय किए जाएं तो उसमें उस बीमारी से दूर हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे उपायों से अगर दूर हो सकता है तो आप करिए। जैसे भोजन की जो भ्रांतियां हैं, कहते हैं कि अभी कहा जा रहा है कि कैंसर जो इलाज है कि कैंसर के जो एक्सपर्टीज हैं बताते हैं कि अगर हम 8 घंटे का गैप रखें खाने में तो जो कैंसर का जो बीमारी है वो बहुत हद तक ज़्यादा नहीं पनप पाएगी। ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि कैंसर जिनको हुआ है उनको कुछ और प्रॉब्लम भी हैं, जैसे या तो उनको डायबिटिक प्रॉब्लम है जी, या उनको बीपी की प्रॉब्लम है या उनको कोई ब्लड से संबंधित कोई रोग है जी। अब अगर आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है तो आप 8 घंटे भूखे रह सकते हो क्या? वही डॉक्टर आपको ये भी कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, फिर 8 घंटे कैसे निकालोगे जी? तो भ्रांतियां तो फैलाई जा रही हैं। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका उपचार नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। अब स्वामी जी आप ये बताएं कि जैसे अब WHO ने पहले कहा कि ब्लड प्रेशर 180 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए, या डायबिटिक का ही लीजिए। पहले ये था कि जो खाने का PP और फास्टिंग में था उसको पहले 200 रखा गया, अब उसको 120 तक ले आया गया। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, दवा कंपनियां, उसके प्रेशर में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आ जा रही हैं। हाँ, दवा बेचने के लिए ही कर रहे हैं ना जी। अभी उदाहरण के तौर पर एक प्रॉब्लम आती है थायराइड जी। थायराइड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन थायराइड की मेडिसिन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिकती है। कारण ना उसका कोई नुकसान है ना उसका कोई फायदा है, आपको सारी जिंदगी खानी है। ऐसी कौन सी बीमारी हुई है आपको इसकी सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी? अगर बीमारी हुई है तो कुछ दिन चलेगा ना उसका कोर्स, लेकिन नहीं, अगर आपको थायराइड है तो आपको पूरी जिंदगी वो दवाई खानी है। डॉक्टर की सलाह तो रहती है, जैसे हम भी थायराइड के खा रहे हैं 2 साल से, रेगुलर खाते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो बढ़ जाती थायराइड। क्या बढ़ता है उसमें? क्या मापदंड है आपके पास? खाली रिपोर्ट से इसके अलावा और कुछ? नो, बस रिपोर्ट के आधार पर ही आपको लगता है ना कि थायराइड है जी। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो ये रिपोर्ट ही ना बने, कोई टेस्ट मशीन ही ना हो जी, तो आप कैसे जानोगे कि आपको थायराइड है? नहीं जानते, नहीं जान सकते। सिर्फ दवाई बेचने का मुद्दा है कि दवाई बेची कैसे जाए। इसीलिए उन्होंने शुगर को कहाँ से शुरू किया? पहले स्टार्टिंग किया उन्होंने 220। उन्होंने कहा 220 तो आम बात है, सबको होती है जी, दवाई तो बिकेगी नहीं। अब उन्होंने 120 पे लाके खड़ा कर दिया। अब 120 से अगर 119 121 भी हो जाती है किसी को, कहते दवाई शुरू कर दो, डेडलाइन पर है जी। अरे भाई क्या डेडलाइन है उसकी? डेडलाइन क्या है? आप उसकी शुगर की बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हो? शुगर का इलाज। शुगर का कोई इलाज है ही नहीं। नहीं, अब तो भारत सरकार ने जो है आयुर्वेद को भी और होम्योपैथिक को भी ज़्यादा महत्व दे रही है और यहाँ तक प्रचार कर रही है वो कि जो है आप जो है इस पर अल्टरनेट मेडिसिन पर आइए, उस पर आपका बड़ा सिद्धस्त है। भारत सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए जी कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन ज्ञान है, उन लोगों को सबसे पहले इनको डिग्री देनी चाहिए। उसके ज्ञान की पहचान कर लो कि उसको ज्ञान कितना है, ज्ञान के आधार पर आप उसको डिग्री दो और उसके ज्ञान का लाभ उठाओ। लेकिन नहीं,
यहाँ तो 84 देर में झोला छाप डॉक्टर की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं आदमी, अरे ये कौन, अरे इसके बाद कोई डिग्री थोड़ा ही है। नहीं, झोला छाप के जितने पीछे पड़ जाते हैं एमबीबीएस जो एलोपैथिक मेडिसिन वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। झोला छाप व्यक्ति से कोई व्यक्ति मरता नहीं है, जब भी कोई मरता है क्वालिफाइड डॉक्टर से मरता है। तो आप तो झोला छाप को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं सच समझा रहा हूँ जी। झोला छाप डॉक्टर अगर किसी का जरा सा ब्लड देख लेता है तो उसके खुद के हाथ पैर कांप जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप इसे हॉस्पिटल ले जाइए, मैं पट्टी कर रहा हूँ बस। उससे आगे का केस नहीं करता है वो जी। कारण क्योंकि उसे मालूम है झोले छापों में। लेकिन मरेगा किसके हाथ से? वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ से, उससे पहले तो मरेगा नहीं वो जी। तो आपने आयुर्वेद पर जो रिसर्च किया है उससे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो जो है कैंसर के पेशेंट भी हैं और भी जैसे क्रॉनिक डिजीज है जिनको, उस तरह के पेशेंट को आपने ठीक किया है। हाँ, मुझे क्या लगता है कि दुनिया के अंदर इस धरती पर कोई बीमारी ऐसी नहीं है इसका उपचार नहीं हो सकता। उपचार हो सकता है, जरूरत है उस उपचार को आप समझें कि उपचार होगा कैसे। तो क्या आप ये मानते हैं कि कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता? ये भी भ्रांतियां हैं। कैंसर जो है अगर 3rd स्टेज तक का भी होगा, मैं गारंटी ले करता हूँ उसकी कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक करने का साधन क्या है मेरे पास जी, मैं किस चीज़ के उसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आप समझ लीजिए। सरकार उसको बैन कर चुकी है, जैसे संखिया का तेल। जी। 3 प्रकार का तेल है जिससे दुनिया के किसी भी कैंसर का या ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसीज है वो सब ठीक हो सकते हैं। पारे का तेल, संख्या का तेल और कीड़ा जड़ी का तेल। इन तीनों से ही दुनिया की किसी भी घातक बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें महंगी हैं, बहुत महंगी है। संख्या आज की तारीख में लगभग उसका ऑयल जो है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए पर ml होगा। दूसरा कीड़ा जड़ी कम से कम 22 से 25 लाख रुपए पर kg होगी, जिसमें सिर्फ 100 ग्राम ऑयल निकलता है। पारे का तेल कम से कम पारा आज की तारीख में 24,000 का रेट होगा, लेकिन 24,000 में से निकलेगा कितना? 1 किलो के अंदर से 1 से 1.25 ग्राम शुद्ध होकर के। महंगा हो जाएगा लेकिन बीमारी खत्म हो जाएगी। इस धरती पर कोई रोग ऐसा नहीं है जो उससे ठीक नहीं हो सकता। तो लेकिन जो ये बातें आपने बताई कि आयुर्वेद में इस तरह की चीज़ें हैं जिससे क्रॉनिक डिजीज ठीक हो सकती है, तो लेकिन जो जिस तरह से महंगी है ये, उसको सस्ता करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को पहले मेरी ट्राई लेनी चाहिए। मैं सरकार को कई बार बोल चुका हूँ कि आप अपने 10 पेशेंट ऐसे लेके आइए जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया हो कि ये कभी ठीक नहीं होंगे। पैसा गवर्नमेंट खर्च करे, इलाज मैं करूं, अगर वो 10 के 10 ठीक हो जाएं तो मेरे तरीके से काम करना शुरू कर दे गवर्नमेंट। स्वामी जी, तो बहुत बड़ी बात, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि मैंने देखा, मैं रिसर्च हेल्थ पे मैंने काफ़ी कवर किया, 3 दशक से हेल्थ पर कवर करता हूँ। मैंने देखा कि जिस तरह के जो पिक्यूलर बीमारी होती है उसको लिए पूरा जो है हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर ध्यान देती है, और एम्स में अगर कोई इस तरह की रिसर्च आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको एक अलग प्रोजेक्ट बना करके उस पर रिसर्च होता है, सरकार उस पर खर्चा करती है, पेशेंट को पूरा ख्याल रखती है। तो इस तरह का आपके प्रस्ताव को भारत सरकार ले भी सकती है अगर आप प्रपोजल बना के भेजें? नहीं, मैं प्रपोजल बना के बहुत बार भेज चुका हूँ, आज तक कोई रिप्लाई आया नहीं। मैंने फर्स्ट प्रपोजल भेजा था अपना जब योगानंद शास्त्री जी हेल्थ मिनिस्टर थे। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा था जी। तब से लेकर आज तक मैं कई बार भेज चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो इस बात से घबराते हैं कि ये व्यक्ति जिन चीज़ों का नाम ले रहा है इलाज करने के नाम पर, इसको हम अलाउ नहीं कर सकते। सर, मोदी जी ने तो अभी अल्टरनेट मेडिसिन को लेकर के पूरा डिपार्टमेंट बीजेपी की सरकार में ही बना, आयुष मंत्रालय बना हुआ है, इस पे शोध भी हो रहा है, और ऐसे आप जैसे जो आयुर्वेद से जुड़े लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं। नहीं, वो जिनको बढ़ावा दे रहे हैं उनको दे रहे होंगे, मुझे तो कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि 10 पेशेंट आप अपनी मर्जी के ढूंढ लो और किसी एक जगह पर रख लो, जो साधन मुझे चाहिए मुझे वो साधन दे दो, उन 10 के 10 को ठीक करने की ड्यूटी मेरी है। बिल्कुल ठीक है, आपने तो ये बात कही कि इसका इलाज संभव है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हम अपने खान पान में, कुछ लाइफ स्टाइल में हम अपने को करेक्ट करके इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं? त्रिपाठी जी, बड़ा सीधा सा उदाहरण है, मैं बैठा हूँ आपके सामने जी,
आपको लगता है कि मुझे कोई भी रोग है? नहीं, मेरी आयु कितनी हो गई है? मुझे ऐसा लगता है 70 साल के आसपास, 70-72 साल। मैं 90 प्लस हूँ। अच्छा। 90 प्लस के अंदर आंख पर चश्मा नहीं है, दांत सारे पूरे हैं, कानों से बहुत बड़े सुनता हूँ, जी। दौड़ता भागता हूँ, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ। तो ये सिर्फ किस वजह से? इसका राज क्या है? इसका राज है सिर्फ 24 घंटे में एक दफा भोजन करना, वो भी एक रोटी। अच्छा। 24 घंटे में एक रोटी खाता हूँ, सुबह फ्रूट खाता हूँ थोड़ा सा, और रात को दूध लेता हूँ बस। और ये जो है लगभग पिछले 60 सालों से चला आ रहा है, अभी तक ठीक हूँ। तो ये आपकी जो लाइफ स्टाइल अगर कॉमन आदमी अपनाता है तो स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। आपका शरीर ईश्वर ने इस तरीके से रचना की है उसकी कि आपको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है ही नहीं। इसीलिए योग बल को बताया, योग बल में इतनी ताकत होती है कि आपको कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ भाइयों के प्राण द्वारा मिलता है। लेकिन कौन है? कोई नहीं है। मेरी बात को सुन करके भी लोग हंसेंगे, लेकिन सच तो जो है वो यही है। नहीं तो जैसे अभी इस पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि योगा पर बढ़ावा दिया जा रहा है, मेडिटेशन पर बढ़ावा दिया जा रहा है, आसनों पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि इससे जो बीमारी से बचाव होती है। नहीं, बीमारी से बचाव नहीं होता उससे। आप केवल मात्र अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देते हो बस। बीमारियां तो उनको भी योगा कर रहे हैं, जो योगा करवा रहे हैं वो भी बीमार हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकों लोग हैं, अनेकों लोग हैं जी, जो योगा करवा रहे हैं लेकिन बीमार हैं। बीमार है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप योगा करते हो तो फिर बीमार क्यों हो? गुरुजी क्या करें, बस यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। तो फिर योगा की जरूरत नहीं है। मेरे से पूछते हैं आप योगा वगैरह करते हो? मैं कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई योगा नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता। हाँ, योग करता हूँ, योगा नहीं करता। तो योग क्या चीज है? योग और योगा में बहुत फर्क होता है। अच्छा। योग जो है वो आपका आत्म बल बनाता है, योगा जो आपका शरीर का बल बनाता है। तो मतलब ये सामान्य आदमी अगर योग करता है जैसे आप बता रहे हैं तो वो बीमारियों से दूर रह सकता है? हाँ, सामान्य व्यक्ति योग करेगा ही नहीं ना। अच्छा। सामान्य व्यक्ति को तो हर चीज खाने के लिए चाहिए। हाँ, जीभ उसकी ज्यादा चटपटी चीजें मांगती है। हाँ जी। और इसीलिए जीभ को 32 दांतों के बीच में रखा गया कि इधर उधर ना निकल के भागे। लेकिन कोई कंट्रोल यूथ, बल्कि जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं वो कर तो मौत के मुंह में जा रहे हैं। मोमोज खाना है, जी। पिज्जा बर्गर खाना है, जंक फूड खाना है। जो तो हमारे ऐसे नए बच्चों को, यूथ को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश देने का मुझे लगा नहीं कभी कोई फायदा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो किसी की बात को मानते ही नहीं है। कारण क्योंकि जन्म से ही उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे। हम अच्छी शिक्षा के पीछे तो पड़े हुए हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा शिक्षा ले, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे रहे। आपसे ही पूछता हूँ, पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी है या समझदार होना? समझदार होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों कहा ना, को विद्या ददात विनयम। हाँ। विद्या जो है विनम्र बनाती है, विनम्र बनाती है। विद्या बुद्धि बल बढ़ाती है। जी बिल्कुल सही कहा। विद्या जो है बुद्धि बल बढ़ाती है, लेकिन बुद्धि क्या बढ़ाती है? बुद्धि आदमी को जागरूक बनाती है, बुद्धि आदमी को फैसला लेने में मदद करती है। बुद्धि आदमी को लालची बनाती है। बिल्कुल सही कहा। बुद्धि में लालच है, और लालच ही सारे पतन का कारण है। हाँ, क्योंकि मेरे पास अकल नहीं है त्रिपाठी जी। अकल बुद्धि इसको बोलते हैं, वो मेरे पास है ही नहीं। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हो? मैं सच बोलता हूँ कि मुझे अकल नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान का कोई मोल नहीं है। बहुत बड़ी बात। मेरे पास सिर्फ ज्ञान है, अकल की कमी है। नहीं, लेकिन गुरुजी ज्ञान जो अध्यात्म का ज्ञान है वो तो आपने भी बोला जैसे कि आपको अध्यात्म ज्ञान है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मुझे आत्मिक ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान 4 प्रकार का है, जैसे सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म ज्ञान। जी।
आप किसी भी जगह पैदा हो जाइए, सामाजिक ज्ञान तो आपको आ ही जाएगा, आप चाहो तब भी, ना चाहो तब भी। बिल्कुल सही बात। समाज में बनने वाली वस्तुओं को देखने के लिए आपको विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। उस विज्ञान को समझने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के द्वारा जो प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञान जिसके लिए आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ा और सदैव हो गया। रामायण में एक चौपाई है, तुलसी तुलसी सब कहे, है तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। बिल्कुल सही बात। तो अगर कृपा हो गई आपके ऊपर तो आपको सब कुछ सदैव आ जाएगा, आपको किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम वापस अपने उस पर आते हैं कि शरीर को आप जैसा रखना चाहो, शरीर को बोला गया मिट्टी है जी। हम इस पर आते हैं, शरीर को क्या बोलते हैं? मिट्टी। मिट्टी है। तो इसको मिट्टी में मिल जाना कहते हैं। हाँ, मिट्टी है ना, इसीलिए मिट्टी में मिलती है ना। मिट्टी 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 हो गई, मीठा मैं का भेद, मिट्टी मिट्टी हो गई, मैं निकल के भाग गया। तो मिट्टी को हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मिट्टी रखा है कि इसको चाक पे चढ़ाएंगे, हम इसको जो बनाना चाहेंगे वो बन जाएगी, ये अपनी मर्जी से कुछ बन ही नहीं सकती। तो हम अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारा दास है। हमने दास भाव को छोटा करके अपने आप को बड़ा करना है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी बुद्धि जो है आपके शरीर की गुलाम हो गई। आपका शरीर इधर उधर भागता है, देखता है सारी चीज़ों को, लेकिन विषय को नहीं समझ पाता। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञान बताया, ज्ञान की भी बातें हुई, स्वास्थ्य की बातें हुई, और जो जिस तरह से आपने आयुर्वेद में ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जिस तरह से आपने आयुर्वेद में काम किया है, और जो क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज कर रहे हैं आप, तो उससे लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और हम आपको फिर गुरुजी से मिलवाएंगे, विभिन्न बिंदुओं पर आगे बात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।